हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में से, दैट इज़ द ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई सारे क्वेश्चन इसे फ्रेम होते हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ दैट। तो अभी तक हम जो बात कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेटल्स, के मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की। इसके कई सारे यूजेस हमने देखे हैं, बट द क्वेश्चन विल अराइज कि ये मेटल्स कहाँ से हमें मिलते हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं। द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। जो मेटल्स होते हैं उनका मेजर सोर्स जो है वो अर्थ क्रस्ट है। सी वाटर ऑल्सो कंटेन्स सम सॉल्युबल साल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्स्ट्रा। तो इसमें भी हमें सोडियम, मैग्नीशियम जैसे मेटल्स वहाँ से भी मिल पाते हैं, तो ये भी उनका एक सोर्स बन जाएगा। तो जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं विच ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, उनको हम मिनरल्स का नाम देते हैं। वी कॉल देम एज द मिनरल्स। ठीक है, वो कंपाउंड्स या एलिमेंट्स जो अर्थ के क्रस्ट में नेचुरली एग्जिस्ट होते हैं, उनको हम मिनरल्स कहते हैं। तो at some places minerals contain a very high percentage of a particular metal, and the metal can be profitably extracted from it. These minerals are called as ores. तो कई सारी जगह क्या है कि इन मिनरल्स से हम प्रॉफिटेबली एंड वी कैन से ईजिली हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनमें जो परसेंटेज ऑफ मेटल होता है वो हाई होता है, या उससे हम इजीली मेटल्स को प्रॉफिटेबली उसकी एक्सट्रैक्शन जो है कन्वीनियंट भी होती है एंड ऑल्सो इकोनॉमिकल भी होती है। तो उनसे हम जो मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उन मिनरल्स को ओर्स कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि सारे मिनरल्स को एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है। सिर्फ उन मिनरल्स को जहाँ से प्रॉफिटेबली हम मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसमें गुड परसेंटेज ऑफ मेटल्स प्रेजेंट हो, उनको ओर्स कहा जाता है। तो उन्हीं से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वी कैन जनरलाइज कि जो जितने ओर्स हैं दे आर ऑल मिनरल्स। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ठीक है, पॉइंट याद रखना चाहिए। जैसे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे क्ले है। क्ले एक मिनरल है, इसमें एल्यूमिनियम भी पाया जाता है। इसमें एक एल्यूमिनियम का एक मिनरल है। ओके, गुड अमाउंट ऑफ मींस इसमें कंपैरेटिवली एल्यूमिनियम से प्रेजेंट होता है, बट इसको हम एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। इट्स अ मिनरल। इसके कंपैरिजन में अगर हम बॉक्साइट को देखें, बॉक्साइट इज द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, जहां से हम एल्यूमिनियम को निकालते हैं। उसके बाद है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। देखिए, एक्सट्रैक्शन अब ओर हमारे पास है, तो ओर से हमें प्योर मेटल चाहिए। तो ओर से प्योर मेटल निकालने के प्रोसेस को ही हम प्योर मेटल के निकालने को प्रोसेस को ही हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कहते हैं, जिसमें कई सारे डिफरेंट प्रोसेसेस एंड कई सारे डिफरेंट स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। सो यू हैव लर्नड अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। हैविंग दिस नॉलेज यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर। सम मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन द फ्री स्टेट, सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स। तो कुछ मेटल्स जो हैं वो फ्री स्टेट में होते हैं, मीन्स वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन नहीं होते हैं। तो फ्री स्टेट में एनवायरनमेंट में मींस उनके जो ओर्स होते हैं या हम उनके जो सोर्सेज डिपॉजिट्स होते हैं वहाँ फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। और बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जो इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, सो दे आर इन द कंबाइंड फॉर्म। द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जो एक्टिविटी सीरीज से पहले भी हमने डिस्कस की है, जिसमें मेटल्स को हमने जिसको मेटल्स में अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी। तो उसमें जो बॉटम में मेटल्स हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो वो जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, ऑब्वियसली क्योंकि लेस रिएक्टिव हैं, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, कंपाउंड्स नहीं बनाएंगे, तो वो फ्री स्टेट में ही एग्जिस्ट होते हैं। दे आर ऑफन फाउंड इन द फ्री स्टेट। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, कॉपर है, ये फ्री स्टेट में ऑलमोस्ट इनमें से मोस्ट ऑफ द मेटल्स पाए जाते हैं, क्योंकि बहुत सी कम रिएक्टिव हैं। कॉपर और सिल्वर की इसमें बात करें तो वो कंबाइंड स्टेट्स में एज सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स पाए जाते हैं। जो टॉप लेवल पे जो एक्टिविटी सीरीज में मेटल्स हैं, जैसे सोडियम है या पोटेशियम है,
कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, दे आर सो रिएक्टिव दैट दे कैन नेवर बी फाउंड इन, दे आर नेवर फाउंड इन द फ्री स्टेट, फ्री एज फ्री एलिमेंट्स वो कभी हम उनको नहीं देख पाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं दीज आर द वेरी रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। तो ये इनके जो जो डिपॉजिट्स होंगे या जो ये मेटल्स हैं, दे विल बी ऑब्वियसली इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, इन द फॉर्म ऑफ ओ मींस कंबाइंड स्टेट, दूसरे एलिमेंट्स के साथ वो डेफिनेटली हमें मिलेंगे। उसके बाद द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जैसे जिंक है, आयन है, लेड है, दे आर मॉडरेटली रिएक्टिव। So metals, they are found in the earth's crust mainly as oxides, sulfides और carbonates, means different तरीके से वो different अलग अलग तरह के एलिमेंट्स से कंबाइन होंगे, अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं। ऑक्साइड हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है, कार्बोनेट्स इनके हो सकते हैं, जो कि हमारे पास जो मिडल वाले जो एलिमेंट्स हैं, जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं। You'll find that the ores of many metals are oxides. This is because oxygen is very reactive element and is very abundant on earth. तो जो अक्सर मेटल्स आप देखेंगे उनके ओर्स विल बी ऑक्साइड्स, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल है आसपास में, उसके साथ इजीली रिएक्ट कर सकता है, तो इस तरह की कॉम्बिनेशन वो कर लेता है। Thus, on the base of the reactivity, we can group the metals into 3 categories. तो अब 3 कैटेगरी हमारे पास यहाँ मेटल्स की बनती है। तो एक कैटेगरी तो वो है जो मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी बनती है, जिसपे हमने गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर जैसे मेटल्स की बात की। देन मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, जैसे जिंक है, लेड है, आयन है, जो मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल्स हैं। एंड मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, तो जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड अदर एलिमेंट्स, अदर मेटल्स। अब इस रिएक्टिविटी की बेस पे ही हम कौन सा टेक्निक इनके एक्सट्रैक्शन का यूज़ करेंगे, वो इसी एक्टिविटी के जो या इनकी रिएक्टिविटी की बेस पे ही वो टेक्निक यूज़ किया जाएगा। सो डिफरेंट टेक्निक्स आर टू बी यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द मेटल्स फॉलोइंग इन ईच कैटेगरी। तो इस एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में देयर आर सेवरल स्टेप्स टू ऑब्टेन दिस प्योर मेटल फ्रॉम द ओर्स। तो एक समरी यहाँ पे है, विल लुक एट दिस क्विकली। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमारी और है उसको हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। विल डिस्कस एवरीथिंग, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिविटी, ठीक। उसके बाद अलग अलग स्टेप्स इसमें फॉलो होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। यू कैन लुक एट दिस। लास्ट में हम फिर से एक बार इस चार्ट को देखेंगे, लेकिन पहले हर एक चीज़ को हम, हर एक स्टेप को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव अहेड। तो इस एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में सबसे पहली चीज है दैट इज द एनरिचमेंट ऑफ ओर। देखिए, ओर जो होती है, ओर्स आर प्रेजेंट इन द डिपॉजिट्स। अलग अलग ओर्स की डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग जगहों पे, अलग अलग लेवल्स पे होती है। जियोग्राफी में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी कि इस मेटल का ओर इस जगह पे सबसे ज़्यादा है, इस तरह से। तो सबसे पहली चीज़ माइनिंग के थ्रू जो एक्टिविटी ऑफ माइनिंग है, माइनिंग से इनके डिपॉजिट से ओर्स को लाया जाता है। ओके, ओर्स आर माइंड फ्रॉम द अर्थ एंड आर यूजुअली कंटेमिनेटेड। तो इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे सॉइल है, सैंड है, ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं जब इसको हम ओर से जब माइनिंग करके ले आते हैं। तो इसको गैंग कहा जाता है। मीन्स जो ओर हम लेते हैं जिसमें सारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, तो इसको गैंग कहा जाता है। तो इम्प्योरिटीज़ मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द ओर प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन। इसको, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने से पहले हमें इम्प्योरिटीज़ निकालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस प्रोसेस को हम दिस इज कॉल्ड एज एनरिचमेंट ऑफ ओर। मींस ओर को हमें इस काबिल बनाना है कि हमें वहां से मेटल एक्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहली चीज क्या होगी, इस गैंग को, इम्प्योरिटीज को सेपरेट आउट करना फ्रॉम द ओर। तो इसी को एनरिचमेंट ऑफ ओर, या इसी को हम एनरिचमेंट ऑफ ओर कहते हैं, या इसी को हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर भी कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर भी कहते हैं। दैट मीन्स कि जो इसमें जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं उनको इस मेटल ओर से सेपरेट आउट करना। तो इसमें भी अलग अलग टेक्निक्स को यूज किया जाता है बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैंग एंड द ओर। तो बहुत अलग अलग तरह की सेपरेशन टेक्निक्स इसमें यूज की जाती हैं अकॉर्डिंग टू द ओर, बेस्ड ऑन दैट। जैसे फ्रॉथ फ्लोटेशन का मेथड है। ओके, इसी तरीके से
ग्रेविटी सेपरेशन है, ग्रेविटी सेपरेशन का मेथड है। इसी तरीके से लीचिंग एक मेथड है। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं जिनको आप हायर ग्रेड्स में इलेबोरेटली पढ़ेंगे। तो इन मेथड्स को यूज किया जाता है टू रिमूव द इम्प्योरिटीज, टू एनरिच द ओर एंड टू कॉन्सेंट्रेट द ओर। उसके बाद एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स उसके बाद शुरू होगी। तो सबसे पहला स्टेप ये था कि मेटल्स जो ओर्स हैं उनको माइन करके लाना। माइन करने के बाद जो पहला स्टेप उसमें है, जो इससे पहले कॉन्सेंट्रेशन से पहले भी किया जाता है, क्योंकि जो ओर्स हम ले आते हैं वो बड़े बड़े मींस लंप्स के फॉर्म में होता है, बड़े बड़े पत्थरों के फॉर्म में होता है। तो सबसे पहली चीज़ उसको क्रैशिंग, उसकी क्रैशिंग और ग्राइंडिंग होती है, उसके छोटे छोटे पीसेस बनाते हैं, पाउडर्ड फॉर्म रादर बनाए जाते हैं, उसका बनाया जाता है, एंड उसके बाद उसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है। अब जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है उसको उससे मेटल्स को सेपरेट करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज की जाती हैं बेस्ड ऑन द कि जो मेटल्स की रिएक्टिविटी कैसी है। अब जो सबसे पहली चीज हम डिस्कस करेंगे दैट इज द एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स और मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। अब जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे हैं, क्योंकि वो अनरिएक्टिव मेटल्स होते हैं या बहुत ही ज्यादा कम रिएक्टिव होते हैं, द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन। ठीक है, तो उनको हम हीटिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल सिनबर की एग्जांपल है। सिनबर इज दैट इज जो मर्क्यूरी का सल्फाइड है उसका उसकी ओर का नेम जो है दैट इज ए सिनबर, इज एन ओर ऑफ मर्क्यूरी। इसको जब हीट करते हैं हम एयर के अंदर, इट्स कन्वर्टेड इनटू द मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे आप रिएक्शन चेक कर सकते हैं। एक्सेस ऑफ एयर में हम इसको हीट करते हैं एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू द ऑक्साइड। ओके, एंड मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज देन रिड्यूस्ड टू मर्क्यूरी ऑन फर्दर हीटिंग। जब फर्दर इसको हम हीट करते हैं तो फर्दर हीटिंग पे मर्क्यूरी में कन्वर्ट हो जाता है एंड वी गेट द मेटल। सिमिलरली कॉपर का सल्फाइड CuS, ठीक है, इसको हम चैल्कोसाइट का नाम देते हैं इसकी ओर को, कॉपर सल्फाइड Cu2S इन नेचर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर बाय जस्ट हीटिंग। तो इसको भी जब सिंपल हीटिंग करते हैं तो सिंपल हीटिंग से हमें पहले इसका ऑक्साइड प्रिपेयर होता है, फिर इसके ऑक्साइड को फर्दर हीट किया जाए, वी गेट मेटल फ्रॉम इट। तो हमें यहाँ से मेटल मिलता है। तो जो लो रिएक्टिविटी के मेटल्स हैं उनके अगर ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स प्रेजेंट है तो सिंपल हीटिंग से आप उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हीट किया जाता है तो ऑक्साइड बनेगा, फर्दर हीटिंग पे वो ऑक्साइड से फिर जो रिस्पेक्टिव मेटल है उसमें कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास होगा जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, यानी जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनकी सेपरेशन हम उनकी एक्सट्रैक्शन किस तरह से होती है। सो द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, इसमें आयरन, जिंक और लेड जैसे मेटल्स हैं, कॉपर भी इसमें इंक्लूड होता है, ऑल्दो कॉपर इनके कंपैरिजन में कम रिएक्टिव होता है, तो इनको हम कंसिडर करते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। These metals are usually present in the form of sulfides और कार्बोनेट्स, या तो कार्बोनेट्स के फॉर्म में होगा या सल्फाइड्स के फॉर्म में, जो कि एक टाइप ऑफ कंपाउंड्स है। दैट इज बेस्ड ऑन कि किस तरह का इनमें एनाइन प्रेजेंट है। जैसे सल्फाइड्स में सल्फर होता है, कार्बोनेट्स में कार्बोनेट आयन होता है, ओके, CH3 नेगेटिव आयन प्रेजेंट होता है, जो कार्बोनेट आयन कहा जाता है। It's easier to obtain a metal from its oxide as compared to the sulfides and carbonates. देखिए सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स के कंपैरिजन में अगर मेटल्स की ऑक्साइड्स हमारे पास हों तो मेटल्स की ऑक्साइड्स से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना इजी रहता है। इसलिए सबसे पहली चीज, अगर हमारे पास इन मेटल्स की जो मिडल रिएक्टिविटी मेटल्स, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं, अगर इनके ऑक्साइड, इनके सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स हमारे पास हैं, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है हम क्या करते हैं, वी कन्वर्ट देम इनटू, दे आर कन्वर्टेड इनटू द मेटल ऑक्साइड्स। तो सबसे पहली चीज हम उनको इनके मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो जो सल्फाइड ओर्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। तो सल्फाइड की ओर्स को हम स्ट्रांग हीटिंग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एक्सेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इनको स्ट्रांगली हीट करते हैं। तो उसके बाद उससे क्या होता है, द सल्फाइड ओर इज कन्वर्टेड इनटू द ऑक्साइड, और इस प्रोसेस को ही रोस्टिंग कहा जाता है।
तो रोस्टिंग किस पे अप्लाई की जाती है? सल्फाइड ओर्स पे। सल्फाइड ओर्स को रोस्ट किया जाता है, दैट इज एक्सेस ऑफ एयर के अंदर, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हीट करना, जिससे कि वो अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो कार्बोनेट की ओर्स हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय स्ट्रांगली हीटेड बट इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। तो हम उसमें एयर की सप्लाई को लिमिट करते हैं, फिर कार्बोनेट ओर्स को हीट किया जाता है, जिससे वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो हमने ये कहा कि जो सल्फाइड ओर्स होती हैं, कार्बोनेट ओर्स होती हैं, उनको सबसे पहले हम ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं। ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट वी डू, वी हीट देम। दोनों केसेस में हम हीट ही करते हैं। लेकिन सल्फाइड की ओर्स को एक्सेस ऑफ एयर में हीट किया जाता है, इस प्रोसेस को रोस्टिंग कहा जाता है। वाइल इन केस ऑफ द जो कार्बोनेट की ओर्स होती हैं, उनको हम लिमिटेड एयर में हीट करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज द कैल्सिनेशन। ओके, द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द रोस्टिंग कैल्सिनेशन ऑफ जिंक। चलिए, जिंक यहाँ पे एग्जांपल ली है कि इसकी हम देखेंगे किस तरह से कैल्सिनेशन और रोस्टिंग होती है। तो जिंक का अगर हम सल्फाइड लें, तो पहले केस में हमारे पास जिंक का सल्फाइड है, ZnS। ओके, जिंक का सल्फाइड, एंड इट्स नेम्ड एज, बहुत ही इसका फेमस नेम है, इट्स कॉल्ड एज जिंक ब्लेंड। ओके, जिंक ब्लेंड इज द ओर ऑफ जिंक, सल्फाइड ओर ऑफ जिंक। तो इसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हीट किया जाता है, देन वी गेट जिंक ऑक्साइड। तो इसका ऑक्साइड हमें मिलता है। सो ये तो प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग हुआ। एंड अगर हमारे पास जिंक का कार्बोनेट हो, जिंक का कार्बोनेट, दिस इज कॉल्ड एज कैलामाइन। इसका कॉमन नेम, इस ओर का नाम कैलामाइन है, जिंक कार्बोनेट। तो इसको जब हम हीट करते हैं, बट दिस हीट विल बी इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, दैट इज व्हाई दिस इज कैल्सिनेशन, क्योंकि कार्बोनेट्स को लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट किया जाता है, देन वी गेट द ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल हेयर। ठीक है। फिर इस मेटल ऑक्साइड, जो हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है यहाँ पे, इसकी फर्दर रिडक्शन होती है, इसको हम रिड्यूस करते हैं टू द कॉरस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग सम रिड्यूसिंग एजेंट। कोई रिड्यूसिंग सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करते हैं, जैसे कार्बन को यूज किया जा सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज किया जा सकता है, हाइड्रोजन को यूज किया जा सकता है फॉर द रिडक्शन। विल डिस्कस अबाउट दैट। यहाँ पे और एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। लेट्स सपोज हम दूसरे किसी मेटल की एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे। लेड ऑक्साइड की हम बात करेंगे, लेड सल्फाइड। पहले हम रोस्टिंग की बात करें, लेड सल्फाइड हमारे पास होगा, जिसका इस ओर का नाम गैलीना होता है। तो अगर हम गैलीना लेंगे, गैलीना, एंड रोस्टेड, दैट मीन्स वी हैव टू टेक द एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेना है। ओके, देन विल बी गेटिंग व्हाट, पहले में यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे बिकॉज विल बैलेंस इट लेटर। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास होगा, सो विल बी गेटिंग द ऑक्साइड ऑफ लेड, सो विल बी गेट PbO प्लस विल बी गेटिंग सल्फर डाइऑक्साइड इन दिस केस। ठीक है, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए वी कैन पुट, यहाँ पे ऑक्सीजन है, सो इट विल बी 2, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 लग जाएगा, 2 2 आर 4, यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे 2 लगेगा, 2 लेड्स, और फिर हमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करनी होगी, इट विल बी बेसिकली 3, देन वी कैन पुट 2 हेयर। ओके, तो इस तरह से हमारी रिएक्शन बैलेंस होगी। तो गैलीना को जब आप मींस लेड के सल्फाइड को रोस्ट करेंगे, विल बी गेटिंग लेड ऑक्साइड इन दिस केस। सिमिलरली अगर हम लेड का कार्बोनेट लेंगे, PbCO3, ओके, दिस इज लेड कार्बोनेट। इसका इस ओर का नाम है सेरुसाइट। ओके, दिस इज द नेम ऑफ दिस ओर। तो इसको आप जब कैल्सिनेट करें, क्योंकि कार्बोनेट ओर, तो इसकी कैल्सिनेशन करनी पड़ेगी, सो यू हैव टू हीट इट। यहाँ पे भी आपको हीट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हीट करना पड़ेगा। सो विद द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, तो यहाँ पे हमें लेड का ऑक्साइड, अगेन विल गेट लेड ऑक्साइड इन दिस रिएक्शन, एंड विल बी गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो रिएक्शन को देखें, दिस इज बैलेंस्ड ऑलरेडी। सो दिस इज वन मोर एग्जांपल ऑफ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन।
उसके बाद उसके बाद इसकी रिडक्शन होगी, जैसे यहाँ पे जिंक ऑक्साइड के केस में हम कार्बन को लेते हैं, इससे रिड्यूस करते हैं, विल बी गेटिंग जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड वी आर गेटिंग। सिमिलरली अलग अलग तरह से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक्सप्लेन द चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में हमने इसको डिस्कस किया है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन क्या होती है। So, obtaining metals from their compounds is also the reduction process. Okay. Now, यहाँ पे तो हमने जो रिड्यूसिंग एजेंट लिया था वो कार्बन लिया था, तो कार्बन के अलावा भी हम क्या कर सकते हैं, हम मेटल ऑक्साइड्स को मेटल्स में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू भी हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। वी कैन यूज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड डिस्प्लेसमेंट अगर आपको याद हो, वी नो कि डिस्प्लेसमेंट में हम एक मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से बाहर निकालता है, डिस्प्लेस करता है। तो दैट मीन्स कि अगर हमारे पास ओर है, जैसे ऑक्साइड की ओर है, तो हमें उस मेटल से मोर रिएक्टिव मेटल लेना पड़ेगा जो कि उसको रिड्यूस करेगा। सो वी हैव मोर रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, तो इनको हम यूज कर सकते हैं फॉर रिडक्शन प्रोसेस। तो लेट्स एन एग्जाम्पल, तो यहां पे आप देखिए एक एग्जाम्पल हमारे पास है मैंगनीज ऑक्साइड का, मैंगनीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर। तो मैंगनीज इज लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम मैंगनीज को उसके कंपाउंड से मैंगनीज डाइऑक्साइड से डिस्प्लेस करके मैंगनीज एलिमेंट देगा, मेटल देगा, मेटल के फॉर्म में होगा, एंड विल बी गेटिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन दिस रिएक्शन, एंड लॉट ऑफ हीट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पे आप देखिए मेटल जो है दैट इज ऑब्टेन्ड इन द लिक्विड फॉर्म, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से मेटल उसी हीट से लिक्विफाई होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, मोल्टन फॉर्म में हमारे पास रहेगा। कैन यू आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेज दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड? तो यहाँ पूछा है कि यहाँ पे आप इस रिएक्शन में देखिए कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। सो सिंपल डेफिनेशन जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की है, ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आप देखिए मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है उससे आप ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, दैट मीन्स दिस मैंगनीज डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू मैंगनीज मेटल। ठीक है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो गई, एंड एल्यूमिनियम इज टेकिंग द ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, तो एल्यूमिनियम इज बेसिकली getting oxidized to aluminum oxide. Okay, this is oxidation. These displacement reactions are highly exothermic, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, और जो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है वो बहुत ही ज़्यादा हीट होती है, कि जो मेटल हमें मिलता है दैट वी गेट इन द मोल्टन फॉर्म। ओके, इस रिएक्शन को यूज किया जाता है, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक है जिसको हम थर्मिट रिएक्शन कहते हैं, थर्मिट रिएक्शन। तो जो इसमें क्या किया जाता है, जो आयन का ऑक्साइड है, आप यहाँ पे रिएक्शन देखें, आयन का ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट किया जाता है, तो ऑब्वियसली अब इस ऑक्साइड से क्या होगा, एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये आयन को डिस्प्लेस करेगा, विल बी गेटिंग आयन इन दिस केस। सो आयन इज ऑब्टेन्ड अगेन इन द फॉर्म ऑफ इन द मोल्टन स्टेट, इन द लिक्विड स्टेट, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड विल बी ऑब्टेन्ड। तो इसको थर्मिट रिएक्शन कहा जाता है, लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन, एंड इस रिएक्शन का जो एप्लीकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इट्स यूज फॉर जॉइनिंग द रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स, क्योंकि जो मशीन पार्ट्स होते हैं आयन के बने होते हैं, रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करना है वो भी आयन का बना होता है, तो उसमें इसी रिएक्शन को यूज किया जाता है, बिकॉज आयन यहाँ पे मोल्टन फॉर्म में आपको मिलता है, आयन मोल्टन फॉर्म में मिलता है, तो ऑब्वियसली इट हेल्प्स इन एक टाइप की वेल्डिंग यहाँ पे है ये। तो ये तो हमने बात की द मेटल्स विच आर मॉडरेटली रिएक्टिव। उसके बाद आगे चलें, द एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अब जो टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज है उन मेटल्स को हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे, सो लेट्स सी इट। तो हाई रिएक्टिविटी के जो मेटल्स होते हैं, क्योंकि वो टॉप पे हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, उनके ऑक्साइड्स बहुत ज़्यादा स्टेबल भी होते हैं, तो कार्बन कैन नॉट बी यूज टू रिड्यूस देम, उनको रिड्यूस नहीं कर सकता है। सोडियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स को वो रिड्यूस नहीं कर सकता है टू द रेस्पेक्टिव मेटल्स। क्यों? दिस इज बिकॉज दीज मेटल्स आर मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देयर कार्बन। ठीक है,
कार्बन से ज़्यादा इनकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए होती है, सो इसको छोड़ेंगे नहीं आराम ईजिली। दस इसमें हम क्या करते हैं, द मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो यहाँ पे जो हम मेथड यूज करते हैं दैट इज द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से हम यहाँ पे मेटल्स को रिड्यूस करते हैं। सो व्हाट वी डू बेसिकली, फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। ठीक है, उनके जो मोल्टन क्लोराइड्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है। एंड वी नो कि इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके जो सेपरेशन है, आयंस का सेपरेशन करते हैं, मेटल एलिमेंट्स का सेपरेशन करते हैं। सो द मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड, जो कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। तो बेसिकली इसमें जो इलेक्ट्रोलिसिस का कंटेनर होता है, जो कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती है, उसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो उसमें एक इलेक्ट्रोड जो है उसको हम कैथोड कहते हैं, एक को हम कैथोड कहते हैं, एंड दूसरा एनोड होता है। तो एनोड जो है वो जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, नेगेटिवली जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है, दैट इज कॉल्ड एज ए कैथोड। तो अलग अलग मेटल्स बेस्ड ऑन देयर चार्ज वो इलेक्ट्रोड्स, डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट होते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम सोडियम क्लोराइड की बात करें, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन बताया, तो जब हम सोडियम क्लोराइड को मोल्टन फॉर्म में लेंगे तो उसमें सोडियम Na पॉजिटिव के आयंस भी होंगे एंड Cl नेगेटिव आयंस होंगे, जो कि बहुत सारे प्रेजेंट इसमें होंगे। तो जब आप बैटरी को ऑन करेंगे यहाँ पे, तो जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं दे विल बी डिपॉजिटेड एट द कैथोड। तो एट कैथोड क्या होगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन लेगा and it will be converted into it will be deposited as the metal sodium. And chlorines क्या है, chlorines they will be attracted towards the anode, क्योंकि वो positively charged electrode है, तो वहाँ पे वो कंबाइन होके क्लोरीन का गैस बनाएगा and it will give the electrons। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे क्लोरीन से, वो वही इलेक्ट्रॉन्स सोडियम यहाँ पे लेगा। बहरहाल ये बहुत ही एक इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस हम सेपरेटली भी समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस से हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स को सेपरेट आउट करते हैं। इसी तरीके से एल्यूमिनियम को हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से, जो एल्यूमिनियम की ऑक्साइड के इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन है, उससे रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये है, दिस इज फॉर द हाईली रिएक्टिव मेटल्स। अब इन तीन डिफरेंट कैटेगरीज में हमने देखा कि अलग अलग तरीके से हमें मेटल्स मिले हैं, चाहे हमने हाईली रिएक्टिव मेटल्स का देखा, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स का देखा, या लेस रिएक्टिव मेटल्स में जो फाइनल हमारा प्रोडक्ट होता है दैट इज द मेटल, जो हमें मेटल मिलता है। लेकिन इन प्रोसेसेस से जो हमें मेटल मिलता है वो प्योर स्टेट में नहीं मिलता है, उसमें स्टिल कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं। तो उन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए वी हैव द रिफाइनिंग। सो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स विल बी द लास्ट स्टेप इन द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। सो मेटल्स प्रोड्यूस बाय द वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस डिस्क्राइब्ड अबव, दे आर नॉट प्योर, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। तो इसलिए उनसे इम्प्योर मेटल्स, जो प्योर मेटल्स वहाँ से हमें निकालने हैं, तो हमें रिफाइनिंग करनी पड़ती है। जो इम्प्योर मेटल हमें मिलता है उसकी रिफाइनिंग होती है, मीन्स जो फर्दर उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं उनको सेपरेट आउट किया जाता है। एंड यहाँ पे याद रखें, इसमें भी हम इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस को ही यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग यहाँ पे यूज़ होती है, जो अब हमने ऊपर जो हमने मेथड यूज़ किया, इसी तरह का सेल हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। द इलेक्ट्रोलाइट इन द सोल्यूशन इज, यहाँ पे कुछ हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के बारे में। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो मेटल्स लाइक कॉपर, जिंक या निकल, टिन, सिल्वर, गोल्ड, इन जैसे मेटल्स को हम रिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोलिटिकली। इस प्रोसेस में द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड। जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया था, एक एनोड होता है, कैथोड होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं, जो एनोड और कैथोड होता है वो सेम मेटल का होता है, ठीक है, लेकिन एनोड इज इम्प्योर। जो हमें इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस से इम्प्योर मेटल मिला है उसी को हम एनोड बनाएंगे, और एक प्योर मेटल, उसी मेटल की एक प्योर स्ट्रिप हम लेते हैं एज द कैथोड, और सोल्यूशन ऑफ द मेटल साल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट, और उसी मेटल का हम साल्ट सोल्यूशन लेते हैं एज द इलेक्ट्रोलाइट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल कॉपर की दी है, द इलेक्ट्रोलाइट इन द सोल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, क्योंकि हमें कॉपर को यहाँ पे रिफाइन करना है, सो विल बी टेकिंग, तो यहाँ पे जो हमारे पास इसमें इलेक्ट्रोलाइट है दैट विल बी द कॉपर सल्फेट इटसेल्फ।
एंड जो एनोड है, एनोड इज इम्प्योर कॉपर, ठीक है, एनोड इम्प्योर कॉपर होगा, whereas a cathode is a strip of pure copper. On passing electric current, pure copper is deposited at the cathode. तो जब हम करंट पास करेंगे, so electrons will start moving. electrons की जो मोशन होती है from anode to cathode होती है, okay, electrons will start moving. जब हम इसमें स्विच ऑन करेंगे बैटरी का, द apparatus is set up as यहाँ पे दिखा है, on passing the current through the electrolyte, the pure metal from the anode dissolves in the electrolyte. ठीक है, एनोड से प्योर मेटल निकलता है and that goes into the solution. An equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited at the cathode. So the soluble impurities go into the solution, whereas the insoluble impurities settle at the bottom of the anode and they are known as the anode mud. तो जो impurities होती हैं वो एनोड के नीचे ही जमा होती हैं, जो insoluble impurities होती हैं, and that is called as the anode mud. तो यहाँ पे आप फिर से इसको एक बार ऑब्जर्व कर सकते हैं, यू कैन सी दिस इज द एनोड मड, ये एनोड है जो कि इम्प्योर मेटल है, दिस इज द इम्प्योर मेटल, जहां से इम्प्योरिटीज, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज निकल के दे विल सेटल, सो दिस इज कॉल्ड एज एनोड मड, एंड जो सारा प्योर मेटल है वो डिपॉजिट होता है ओवर द कैथोड. सो फाइनल जो हमारा कैथोड है दैट इज बेसिकली द प्योर फॉर्म ऑफ दैट मेटल दैट वी ऑब्टेन. तो ओवरऑल समराइज करते हैं सारी प्रोसेस को. So this is the chart, steps involved in the extraction of metals from the ore. तो फ्लो चार्ट आप देखें यहाँ पे, सबसे पहले हमारी चीज, हमारे पास जो है एक मेटल का ओर, सो वी हैव ओर विद अस. सो उस ओर को सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, मींस उससे इम्प्योरिटीज को निकाला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, जिसके लिए मैंने कहा कि डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ओर वी हैव. उसके बाद मेटल्स जो हैं रिएक्टिविटी की बेस पे वी कैन हैव द मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी. तो अलग अलग रिएक्टिविटी के मेटल से प्योर मेटल को निकालने के लिए वी हैव डिफरेंट टेक्निक्स. तो सबसे पहले मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी को हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन ओर. तो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस से वी गेट द प्योर मेटल इन दिस केस. और जो मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल्स होते हैं उनमें दो तरह की ओर्स पाई जाती हैं, तो कार्बोनेट ओर्स होंगी या सल्फाइड ओर्स होंगी. तो कार्बोनेट ओर्स जो है दे आर, कार्बोनेट ओर हो या सल्फाइड ओर हो, सबसे पहले उसको ऑक्साइड बनाया जाता है, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड से मेटल को निकालना ईजी रहता है एज कम्पेयर टू द सल्फाइड और द कार्बोनेट ओर्स. तो फॉर कार्बोनेट ओर्स वी डू द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन. तो कैल्सिनेशन में हम क्या करते हैं, वी हीट द ओर इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, एंड रोस्टिंग फॉर सल्फाइड ओर्स, उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर में हम उसको हीट करते हैं एंड वी गेट द मेटल ऑक्साइड इन दैट केस. एंड यहाँ पे मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी में भी सल्फाइड ओर्स होती हैं, तो उनके लिए भी रोस्टिंग का प्रोसेस ही यूज किया जाएगा. एंड आफ्टर दैट जो ऑक्साइड होते हैं मेटल्स के, उनको रिड्यूस किया जाता है यूजिंग द सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन को हम यूज़ कर सकते हैं, या कोई और रिएक्टिव मेटल हम यूज़ करेंगे. एंड लास्टली इसकी प्योरिफिकेशन होगी मेटल की.